आज मैं बात करूंगा फ्रैंक हर्बर्ट्स ड्यून सीरीज़ की पहली नॉवल, जिसका नाम भी ड्यून है और सीरीज़ का नाम भी ड्यून है, इसके बारे में, क्योंकि मैंने ये पिछले एक महीने में पढ़ ली और अगर मैं आज रिव्यू कर लेता हूँ तो मैं तुरंत ही दूसरी नॉवल भी शुरू कर लूँगा, इसका सेकेंड पार्ट। ड्यून एक बहुत फेमस इतनी नामचीन कि साइंस फिक्शन फैंस के सर्कल्स में जो उनका है, कम्युनिटी है, समाज कह लो, जो कह लो, उसमें ड्यून एक अलग स्थान रखती है। आप अगर इसको ड्यून को दूसरी साइंस फिक्शन से कंपेयर करें, जैसे कि हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी या फिर और बड़े साइंस फिक्शन नॉवल, उसमें ड्यून कुछ लोग तो इसे सबसे ऊपर रख के कहते हैं भाई ये अब तक का सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन जो लिखा गया है वो ये है। क्लासिक साइंस फिक्शन मिला लो, नया मिला, सब मिला के इनका नाम जो है, फ्रैंक हर्बर्ट्स ड्यून का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये पहली बात तो कोई एक नॉवल नहीं है, 3 है, और एक सागा टाइप का एक ट्रिलॉजी है, एक बहुत विस्तृत यूनिवर्स बनाया गया है। साइंस फिक्शन राइटर्स बहुत से हैं, जुरासिक पार्क हो गया, माइकल क्राइटन और हमारे यूबिक वाले राइटर, ये सब बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं। लेकिन ड्यून, फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून का स्टेटस फैंटेसी नॉवेल्स जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या विचर या गेम ऑफ थ्रोन्स जो फैंटेसी हैं उसमें जैसे स्टेटस होता है ऑथर्स का, वैसा ही स्टेटस फ्रैंक हर्बर्ट का है उनकी नॉवल ड्यून के साथ इन साइंस फिक्शन अरीना। अब मैं किताब के बारे में बात करूं तो पुरानी किताब है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्द ही लिखी गई, ये बहुत पुरानी किताब है और इसमें इसको कई बार मूवी में भी अडेप्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, 1965 का सोचिए पहली बार का इसका एडिशन है, कब लिखी गई थी, और आज तक इस पे मूवीज़ बनाई जा रही हैं। मैं कहूँगा कि चाहे तो मूवी पहले देख लें, वो आपके ऊपर है, लेकिन इतनी फेमस बुक है ये। अब इसमें है क्या, जैसे पहले मैं पूरी सीरीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा पहली किताब पे, क्योंकि मैंने पहले वही पढ़ी है। शुरुआत ही होती है उन लोगों से जो कि आपको लगेगा है तो इंसान, लेकिन हमारे समय के नहीं है। शुरुआत में ही प्लैनेट, कैलेडन, एम्परर और ड्यूक्स आपको शुरुआत के ही पढ़नों में पढ़ते हुए मिल जाएगा कि यार ये तो बड़े फ्यूडलिस्टिक नाम आ रहे हैं, एम्परर नाम आ गया, ड्यूक नाम आ गया, ये किस समय की बात हो रही है। तो समय मेंशन नहीं किया गया है पहली किताब में, तो कहीं से भी नहीं मेंशन किया गया है कि ये किस समय की बात, ये हमारी ही टाइमलाइन है या कोई अलग गैलेक्सी फार फार अवे वाली बात है, ये सब कहीं लिखा नहीं है इस किताब में। हो सकता है आगे मिले, लेकिन इसमें नहीं है। तो राइटर मुझे एज ए पढ़ने वाले को मुझे नहीं समझ में आता, मैं तो बस पहले सीधे उस दुनिया में चला जाता हूँ कि भाई कैलेडन, एराकिस, नहीं क्या नाम था यार इनका, भूल ही गए, अराकिस जो प्लेनेट है उसमें हमारे ड्यूक हैं, एट्रेडीज फैमिली के ड्यूक, उनको उस समय के पादशाह, एम्परर, मतलब एम्परर थे ऑल ओवर नोन गैलेक्सी, नोन वर्ल्ड्स के एम्परर, उन्होंने आदेश दिया था कि आप अपना कैलेडन, एक प्लैनेट है जिसका ये गवर्न करते थे, वो छोड़ के उसको डची बोलते हैं। मतलब जैसे ये इंग्लिश टैक्सोनॉमी है कि राजा के नीचे ड्यूक्स, इस तरीके से ये इंग्लिश वाला है। जैसे हमारे यहाँ राजा होता है, राजा के नीचे मनसबदार भी हो जाएंगे, छोटे राजा हो जाएंगे, फिर और छोटे हो जाएंगे तो गांव के सरपंच, इस तरीके से, मतलब तो वैसे ही इनका अपना इंग्लिश वाला है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अराकिस पे जाने को आदेश दिया गया। अब अराकिस पे जाने का आदेश इतना महत्वपूर्ण आदेश है कि ये उस प्लैनेट से अपने आप को पूरा उखाड़ के, मतलब जितने थे एट्रेडीज फैमिली के नौकर चाकर एम्प्लॉय, सब उठा के अराकिस जाते हैं। अब मुझे इसमें ये बात नहीं समझ में आई कि पूरी प्लैनेटरी पॉपुलेशन को ले जाते हैं
या सिर्फ रॉयल फैमिली सर्वेंट्स और उनकी ब्यूरोक्रेसी को ले जाते हैं, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा फील होता है, आखिरी में आके मुझे यही लगा कि नहीं, सिर्फ माफ़ कीजिएगा थोड़ा ज़ुकाम चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ रॉयल फैमिली, ब्यूरोक्रेसी, सेना, इन्हीं को लेके गए हैं। और प्लैनेटरी माइग्रेशन, प्लैनेट वाइज, तो ये आदेश आया, बड़ा विरोध भी नहीं कर पाए हमारे अट्रेडिस के जो ड्यूक थे, लेटो, और इनकी इन्होंने एक औरत अपने साथ रख रखी थी जो इनकी मतलब अर्धांगिनी पत्नी तो नहीं बनाई थी, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक बच्चा अपना किया था और उसको पत्नी का दर्जे ही दे रखा था इन्होंने। बिल्कुल इन्होंने उससे प्रॉमिस कर रखा था कि हम शादी तुम्हें नहीं कर सकते क्योंकि हमें अगर मैंने शादी कर ली तो फिर बाकी लैंड जो दूसरे और राजा थे उनसे संधि नहीं हो पाएगी, हो सकता है कोई मित्रता की संधि करना चाहे तो अपनी बेटी ब्याह दे। मतलब बहुत ही फ्यूडल टाइप का आर्किटेक्चर मुझे इस किताब में, इस नॉवेल में दिखा कि आज की साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी को छोड़ दो, पीछे चले जाओ। फ्यूडल सिस्टम में जैसे होता था, राजा एक दूसरे की बेटियों से शादी किया करते थे ताकि उनमें लड़ाई झगड़े ना हो। राजा के प्रति लोग वफादारी दिखाते थे, ना कि अपने मातृभूमि के प्रति। और इसी चीज़ को ड्यून में शुरुआत से ही बिल्कुल स्थापित कर दिया गया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, यह आपको बात समझ में आ गई तो फिर आप और कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो फिर कहानी का एक दूसरा पहलू निकल के आता है और वो है अरैकिस प्लैनेट और स्पाइस। अरैकिस प्लैनेट क्या है? अरैकिस एक डेजर्ट प्लैनेट है और उसमें एक स्पाइस मिलती है। स्पाइस कुछ एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि उसी प्लैनेट पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता, और उसका कोई वैसे तो कोई इस्तेमाल नहीं है। मतलब आम जनता उसे खाने पीने के लिए या अपनी शुद्धापूर्ति या कोई भी प्यास नहीं बुझा पाएगा, प्यास नहीं मिटा पाएगा, भूख नहीं मिटा पाएगा स्पाइस। लेकिन स्पाइस अगर आप लगातार कंज्यूम करेंगे हर रोज़, नशे की जैसे नशे की तरह होता है स्पाइस, अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर आप छोड़ नहीं सकते उसे, तो वो आपको समय और संभावनाओं में विचरने की एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है कि आप कई सारी संभावनाएं देख लेंगे, ऐसे कैलकुलेशन, गणनाएं ऐसे करेंगे जैसे कंप्यूटर नहीं कर पाता है। लेकिन उसके लिए आपको एक रूटीन, एक स्पाइस का एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेना और एक पूरी लाइफस्टाइल जीनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। इसमें यही है, दूसरा पहलू इस किताब का यही है कि स्पाइस है जिसने मानवों में कुछ ऐसे भिन्नताएं ले आया है, कुछ ऐसे एवोल्यूशनरी एडवांटेज दे दिए हैं स्पाइस ने, जिससे कुछ मानव भिन्न हो गए हैं। जैसे ये जो ड्यूक और एम्परर, ये सब लोग थोड़े थोड़े मात्रा में स्पाइस लेते हैं, तो इनको एक अब नॉर्मली एक अलग से लंबी आयु मिली है। मतलब कि कोई एम्परर शायद 200-250 साल का इसमें बताया गया है, ऐसे ही लेटो भी, मतलब तो स्पाइस ने इनको ये दिया है। फिर कुछ लोग तो, कुछ मानव ऐसे हो गए हैं जिन्होंने, जो मेंटैट्स कहलाते हैं, जिन्होंने स्पाइस का इस्तेमाल करके अपने मस्तिष्क को कंप्यूटर जैसा बना लिया है। जिस तरह कंप्यूटर गणनाएं करता है वैसी गणनाएं मेंटैट्स कर पाते हैं। और फिर आती हैं बेने जेसरेट। बेने जेसरेट एक औरतों की, स्त्रियों की वो है संस्था जो कि जिसने अपने ऊपर जिम्मा उठा रखा है कि मानव जाति को खुला प्रोक्रिएट नहीं करने दिया जा सकता, खास तौर पे उसके नेताओं को, उसके लीडर्स को। तो बेने जेसरेट एक ऐसी संस्था है जो कि औरतों की ही है और औरत ही उसे चलाती है, औरत ही ट्रेन करती हैं, औरत ही पढ़ाती हैं, औरत शिष्य बनाती हैं, और ये ट्रूथ शेयर कही जाती हैं, सत्य बोलती हैं। और सत्य कैसे बोलती हैं? ये बहुत ज़्यादा बारीकी से किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेती हैं, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये वो ऐसे ही बता देंगे आपको। वो जो मंतव्य मन में छुपा के आदमी को कोई बात कह रहा है तो वो मंतव्य जान जाएंगी। ये बेने जेसरेट की औरतें ये कर लेती हैं। उनको विचेस भी बोलते हैं, चुड़ैलें बोलते हैं लोग, कि वो उनकी शक्तियाँ कभी कभार जादुई शक्तियों की तरह लगती हैं, लेकिन वो भी स्पाइस की देन है। कुछ ट्रेनिंग है और कुछ स्पाइस है। स्पाइस जब
बॉडी के अंदर जाता है तो वो दिमाग को खोल देता है। बेने जेसरेट के अंदर के पास एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक बेने जेसरेट अपने लीनिएज, अपनी वंश की जितनी औरतें हैं सबकी मेमोरी एक्सेस कर सकती है। मतलब ऐसा इसमें कहा गया है कि हर औरत के अंदर, चूंकि औरत काफ़ी हद तक अपनी माँ का क्लोन ऐसा होता है, उसके पास एग्स भी अपने माँ से ही मिलते हैं, तो उसके पास अपनी सारी पिछली माँओं की सारी एक्यूमुलेटिव मेमोरी भी होती है। तो स्पाइस की मदद से बेने जेसरेट उस मेमोरी को, उस याद को निकाल के ला सकती हैं। और इनके पास जादुई चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, ये बोलती हैं, इनके पास एक तरीके से ये बोलती हैं, तो अगर वो बोलेंगी तो दूसरा मना नहीं कर पाएगा, वो एक आदेश है समझ जाएगा। वो बिल्कुल जड़ हो जाते हैं लोग, अपनी उनके अंदर इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, वो मजबूर हो जाते हैं उनकी कमांड मानने के लिए। तो बेने जेसरेट ने अपने ऊपर जिम्मा उठा रखा है कि ये जितने शाही खानदान हैं, इसमें 6-7 हैं, पता नहीं कितने, 10 भी हो सकते हैं, इनमें कब कौन किससे शादी करेगा, किसकी शादी हम किससे करवाएंगे, हर एक शाही खानदान में बेने जेसरेट ने एक औरत भेज रखी है। या तो वो वहाँ शादियाँ होके जाती हैं, या वो कॉन्क्यूबाइन मतलब मिस्ट्रेस, रखेल टाइप की बन के जाती हैं। उनको अच्छा हाँ, ये भी बेने जेसरेट कर लेती हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो लड़की ही जन्मेंगी, ये इनका रूल है। तो इसमें हमारी जो ड्यूक लेटो ने जिनको रख रखा है, वो एक लड़के को जन्म देती हैं, पॉल एट्रेडिस को। और इससे इनकी जो मेट्रन है, सर्वोपरि माता जी जो हैं, जो बेने जेसरेट की, वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि बेने जेसरेट का एक प्लान है कि वो एक आखिरी में एक क्विजात्स हेड्रा करके कोई हैं, उनको कोई मसीहा टाइप का को एक मसीहा को जन्म देंगी जो मेल होगा, जो कि बेने जेसरेट की सारी शक्तियों के साथ होगा सुसज्जित, और फिर वो एक समृद्ध दुनिया की तरफ ले जाएगा मानव समाज को, और उसका चिरंतन फिर उसका राज रहेगा। तो पॉल एट्रेडिस को इनकी माता जी इसी उससे जानती हैं कि क्या पता मैं ही क्विजार्स हेड्रा की माँ बनूंगी। अब बात आ जाती है, ये तो हो गया हमने उस समय के बारे में, किस समय की कहानी है, कुछ स्पाइस के बारे में बता दिया, जियोग्राफी क्या है। कैलेडन एक वाटर प्लैनेट है, अराकिस एक डेजर्ट प्लैनेट है। अराकिस में बहुत बड़े बड़े वर्म्स होते हैं, 400 किलोमीटर लंबे वर्म्स, और बहुत बड़े, मतलब ये समझिए कि एक बस को ऐसे ही निकल जाए मुंह खोलें तो, और रेत के अंदर चलते रहते हैं वो वर्म। उनसे बचते बचाते मानव अराकिस से स्पाइस को खनन करते हैं, निकालते हैं और लेके जाते हैं, पूरे संसार में भेजते हैं। अब एक और प्रजाति है इसमें मानवों की, जिसे कहते हैं गिल्ड नेविगेटर्स। गिल्ड नेविगेटर्स भी मानव ही हैं, लेकिन वो एक बहुत ही विशेष काम के लिए उन्होंने अपने आप को स्पाइस को इस्तेमाल कर करके इतना ज़्यादा विक्षिप्त कर लिया है कि वो एक काम के लिए परफेक्ट हो गए हैं, और वो है कि स्पेस ट्रैवल में रास्ता खोजना। कहने का मतलब कि जो स्पेस, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो कहाँ जा रहा है आपका शिप, और उस रास्ते में कोई बाधा तो नहीं, कोई एस्ट्रॉयड, कोई प्लैनेट कुछ तो नहीं है, या सीधे आपने रास्ते में सीधे एक सूरज पड़ गया उसमें तो नहीं चलेगा। तो वो कैलकुलेशन गिल्ड नेविगेटर्स कर पाते हैं। अब इन सब में आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सब काम तो इससे कंप्यूटर से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे फ्रैंक हर्बर्ट ने एक कंडीशन डाल दी है, जो कि हर साइंस फिक्शन का ऑथर डालता है, चाहे वो हॉरर लिख रहा हो चाहे जो लिख रहा है। एक कंडीशन होती, लिमिटेशन होती है उस यूनिवर्स की, और वो यूनिवर्स की, इस यूनिवर्स की लिमिटेशन है कि ये कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो कि मानव की समझ और सूझबूझ को रेप्लिकेट करती हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉपी हो। तो कंप्यूटर बैन है। कहानी बहुत लंबी है, क्यों बैन है क्या है वो नेक्स्ट रिव्यूज़ में हो सकता है मैं बताऊं, अभी मैं उसमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आप बना नहीं सकते हो। कोई एक समय था जिसमें कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था थिंकिंग मशीन्स के साथ, एआई वाली, उसके बाद से बैन हो गया। तब से ये फ्यूडल टाइप की सोसाइटी भी बन गई है। अब ये लोग जो गिल्ड नेविगेटर्स हैं, ये बहुत सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, बेने जेसरेट से भी ज़्यादा सीक्रेटिव है। ये इनको लोगों ने देखा तक नहीं है। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा मॉर्फ हो चुके हैं कि ये इंसान नहीं दिखते हैं, मानव नहीं दिखते हैं। तो
मैंने आपको बता दिया 4-5 लोग हैं ये, मेंटैट्स, बेने जेसरेट और गिल्ड नेविगेटर्स। यूज़ हर कोई करता है। एक बार अगर स्पाइस लेना शुरू कर दिया तो स्पाइस छोड़ी नहीं जा सकती, छोड़ दोगे तो मर जाओगे। स्पाइस चाहिए ही चाहिए। और स्पाइस का वरदान ये है कि वो ऐसी बढ़िया बढ़िया शक्तियाँ आपको देता है कि आप, भाई मैं तो सुपर पावर ही मानूंगा कि कोई कंप्यूटर जैसा सोच पा रहा है, सारी संभावनाएं गढ़ ली अपने मन में ही। चूंकि एक लिमिटेशन है कि टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बेसिस पे नहीं होगी, तो वो भी एक है। यहाँ पे अधिकतर टेक्नोलॉजी मैकेनिकल है, सारा फोकस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी बनाने में किया गया है। और इंसान पूरे गैलेक्सी में फैले हुए हैं। कब गए कैसे गए ये उसमें नहीं बताया गया, लेकिन फैले हुए हैं। अब बात आ जाती है पॉलिटिक्स की कि आखिर मुद्दा क्या है, इसमें है क्या। उसके बाद ये सब तो हो गया। तो इसमें 2 राजघराने हैं, एट्रेडीज। तो यहाँ पे एट्रेडीज फैमिली और एक और फैमिली है हार्कोनन फैमिली। इनमें कोई बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है, इतना पुराना कि 10-20 हो सकता है, 100 जनरेशन से पहले चल रहा हो, कोई नहीं जानता, बताया भी नहीं गया है, लेकिन है। और एक दूसरे की दांत काटी दुश्मनी, एक दूसरे को मारा करते हैं, कदा कदा कभी भी मारते रहते हैं। तो इसके बाद कहानी इन्हीं के आसपास चलती, जब लेटो एट्रेडिस को अपने सब कुछ दुनिया नंबर उठा के कहा जाता है कि अराकिस पे पहुंचिए, तो वो एम्परर, बादशाह एम्परर जो है वो उनके तरफ से आता है फरमान ये, और ये मना नहीं कर सकते उसे, क्योंकि मना करने से वो फिर एम्परर के पास एक बहुत विचित्र का टाइप के सार्डुकार नाम के सैनिक हैं, जो कि इतने पावरफुल हैं कि अगर वो आए तो फिर कोई भी देश की सेना उस पर लड़ नहीं सकती। अच्छा, एक और बात मानने वाली कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है रूल किसी का। पुराना फ्यूडल सिस्टम जो होता था राजाओं का, जिसमें वो अपने मनसबदार और छत्र बैठा देते थे जगह जगह, और फिर उनसे वो टैक्स लिया करते थे। तो इस तरीके से पावर स्ट्रक्चर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो जब एट्रेडिस फैमिली अराकिस पहुंचती है तो उन्हें मालूम होता है कि ये इसमें हार्कोनन्स का कोई षड्यंत्र है, और ये बहुत तगड़ा वाला, मतलब ये पूरी किताब में माहौल बनाया गया है कि हाँ भाई हार्कोनन ट्रैप, हार्कोनन ट्रैप। उनका मेंटैट चारों तरफ से हार्कोनन्स के भाई स्पाई ही ढूंढा करता है हर वक्त, जहाँ देखो वहाँ। अंत में होता ये है कि लेटो एट्रेडिस मार दिए जाते हैं और सब तहस नहस हो जाता है। एट्रेडिस फैमिली का नामो निशान खत्म हो जाता है। इतना अच्छा षड्यंत्र रचा गया था कि लेटो के पास अपना मेंटैट, अपनी एक बेने जेसरेट की जो उनकी वो थी पार्टनर, उनके होते हुए भी वो बच नहीं पाए, और अल्टीमेटली उनके एक बहुत करीबी उनको धोखा देता है और निपटा दिए जाते हैं। अब निपटाने के बाद की कहानी पॉल एट्रेडिस पे फोकस हो जाती है, जो कि लेटो का सन है। और असल में कहानी तीनों किताबों में पॉल एट्रेडिस की ही है। इसमें एक और एलिमेंट आता है, जब ये लोग अराकिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो स्थानीय जनजाति के लोग हैं, जिन्हें फ्रीमेन कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर उभर के आते हैं। ऑल्दो इस किताब में बुक 1 में फ्रीमेन का ज़्यादा जिक्र नहीं है, एक ही 2 कैरेक्टर्स हैं उसमें, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है अराकिस पे। जबकि हार्कोनन्स और बाकी लोग फ्रेमेन को मुश्किल से 40-50 हज़ार या 1 लाख रुपये की संख्या में मानते हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत मजबूत लोग हैं। वो डेजर्ट को उन्होंने अपने अंदर कर रखा है। उनके पास बहुत हाई क्लास टेक्नोलॉजी है डेजर्ट में ज़िंदा रहने के लिए, और वर्म से डरते नहीं हैं वो लोग। अराकिस पे कुछ एरिया में ही इंसान जाते हैं, सब प्लेनेट नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत बड़े वर्म्स हैं और स्टैंड स्टॉर्म्स बहुत बड़े बड़े हैं, जिनको आप जाओगे तो सर्दी या मौत है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि फ्रीमेन लोग वहाँ उस एरिया में भी जाते हैं और रहते हैं। तो पहली किताब में तो भैया लेटो एट्रेडिस निपटा दिए गए, और बॉल और उनकी मदर जेसिका, जो कि ऑलरेडी पेट से थी, अपनी बहन, उनकी बहन पॉल की बहन पेट में थी उनके मदर के, तो वो लोग इस समय रेतीले रेगिस्तान में बीच में फंसे हैं। एट्रेडिस का सारा सब कुछ खत्म हो चुका है, सारी सेना जा चुकी है,
चूँकि एम्परर ने खुद ही इस बात पे वो किया था कि भाई आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दिस फैमिली नेम जस्ट गोज। अब एम्परर का लेटो एट्रेडिस से क्या था झगड़ा, तो लेटो एट्रेडिस काफ़ी जस्ट रूलर है, उनकी जनता उन्हें बहुत पसंद करती है, और एम्परर इज़ अ जेलस एम्परर इन दिस बुक। ईर्ष्यालु बहुत है, उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके बराबरी का हो सकता है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हारकोनन्स ने एम्परर को एक लालच दिया कि भाई हमसे ले लो। पहले हारकोनन थे अरैकिस के मालिक, और उसके बाद कहो कि ये छल से उन्हें दे दो और फिर हम उनके ऊपर अटैक करवा देंगे और फिर हम वापस ले लेंगे। तो ये प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट बुक आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन होपफुली अब आगे के समय में पॉल एट्रेडिस का ज़्यादा आगे की किताबों में ज़्यादा महत्व रहेगा, क्योंकि लेटो तो गए। अब कुछ चीज़ें किताब के बारे में बताते हैं। बहुत विचित्र सी बात लगी कि इतने हाई लेवल के प्लानिटरी रूलर्स हैं, और यार जनरली जब लड़ाई रूस यूक्रेन का युद्ध 4 साल चल रहा है, ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है, और इसमें वो ऐसे ही निपट गए। हजम नहीं होती ये बात, ये कि एक झटके में कैसे हो जाता है। लेकिन फ्यूडल सोसाइटीज़ में ऐसा होता था, राजा मर गया, देश खत्म, नया राजा बिठा दिया जाएगा। अब की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, अब देश को हराने के लिए बहुत लेवल पे हराना पड़ता है देश को। लेकिन फ्यूडल सोसाइटीज़ में राजाओं के समय में राजा मरा, सब खत्म, अब नया राजा बैठ जाएगा उसी जगह पे। तो यहाँ पे ये थोड़ा अटपटा लगा मुझे। बाकी बहुत जैसा नाम भैया वैसा ही दर्शन, इतना बढ़िया बंधा रहा मैं इसको पढ़ने। मैंने कल आखिरी के दिन 100 पन्ने पढ़े। सोचिए एक दिन में, मैं नहीं पढ़ता हूँ इतना ज़्यादा, काम बहुत काम रहते हैं, लेकिन भाई बढ़िया किताब थी। सबसे कहूँगा एक बार पढ़िए, बहुत सरल अंग्रेज़ी। 1950 या 1960 के बाद जो भी इंग्लिश की नॉवेल लिखी गई है बहुत आसान है पढ़ने में। उससे पहले की सब बड़ा विक्टोरियन इंग्लिश और बड़ा बहुत रिफाइंड इंग्लिश होती, ये तो 1950s 1960s के बाद की लैंग्वेजेस तो बहुत बढ़िया है, आराम से पढ़ सकते हैं आप। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा हर कोई ड्यून पढ़े एक बार, बहुत मज़ेदार किताब है। और जल्दी, चूँकि दूसरी शुरू करेंगे तो जितनी जल्दी हो सके उसे पढ़ के आप लोगों को बताएंगे। हाँ ये ज़रूर है कि ड्यून, जहाँ इसकी खामियां हैं किताब की, आप सामने दिखेंगी खामियां कि यार ऐसा क्यों, लेकिन आपको उस खामियों के अंदर रहते हुए समझना होगा। यही तो खासियत होती साइंस फिक्शन की, जो बाउंड्रीज उसमें सेट की गई हैं उसी बाउंड्री के अंदर रह के कहानी लिखी जाती है, और वही आपको भी वैसे ही रखना चाहिए। आपको अपने समय में नहीं रखना चाहिए। अब कोई स्पाइस ऐसी थोड़ी हो सकती जो आपको त्रिनेत्र खोल दे आपका, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें है, उसी के अंदर रह के हमें सब। लेटो एट्रेडिस ने जिन जिन पे भरोसा किया वो सब फेल हो गए, अल्टीमेटली बिचरो मारे गए। और बहुत तैयारी दिखाई गई है, 24 घंटे इंस्पेक्शन, मतलब काफ़ी सब किया गया, लेकिन बच नहीं पाए वो। एक और चीज़ है इसमें, एटॉमिक वेपन्स बैन है, सब रखे बैठे हैं लेकिन चला नहीं सकते हैं, स्ट्रिक्ट बैन है एटॉमिक वेपन्स पे। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगा कि किताब बढ़िया लगी मुझे। और फ्रैंक हर्बर्ट ने ये जो अपने लिए रिस्ट्रिक्शंस तैयार करी लिखने में ड्यून को, ये रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं इस किताब के। वर्म्स, इतने बड़े बड़े वर्म फ्रेमेन, उनकी टेक्नोलॉजी, ये लोग, इनका एक शील्ड टेक्नोलॉजी है, तो हथियार नहीं काम करते, गोली नहीं चला सकते, क्योंकि एनीथिंग मूविंग विद हाई वेलोसिटी शील्ड रोक लेगी। तो बहुत धीरे से मारने वाले, मतलब उस शील्ड को धीरे धीरे पेनिट्रेट कर सकते हो आप। तो वेपन सिस्टम वैसे हो गए, मोस्टली पॉइजनस डार्ट्स होते हैं वेपन इनके, आप वो ड्रिल करते करते शील्ड के अंदर आपको मार देंगे। तो बहुत अलग है। और साइंस फिक्शन के नाम पे सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें हैं, एक स्पाइस है, इंटरस्टेलर ट्रैवल है, और गिल्ड नेविगेटर्स हैं। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ये सब नहीं है इसमें। मानवीय संबंधों, पॉलिटिकल ट्रेचरी, बदला और विश्वासघात, इसी की कहानी है जिसको एक साइंस फिक्शन सेटअप में बुना गया है। जानने की अगर आप ज़रूरत हो तो कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद। आधी रात का समय था।
और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी। उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है। थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया। उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बहुत व्याकुल थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी। शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है। लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी। शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए। आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक, Amazon और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।